हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप डी के लिए साइंस की क्लासेस, और हमारा इस समय सब्जेक्ट चल रहा है केमिस्ट्री। देखिए, फिजिक्स कंप्लीट हो गई है, आप उसको देख लीजिएगा। आप देखेंगे फिजिक्स में आपके सारे क्वेश्चन, आप एक दो छोड़ के बोल दे तो एक दो छोड़ दीजिए, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। लेकिन आप अगर सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप पढ़ा हुआ भी गलत करके आएंगे। ठीक है, इसलिए आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो चलिए, हम लोग कल देखिए पढ़ रहे थे धातु और अधातु क्या होते हैं, तो आज हम लोग उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक होता है उपधातु। ठीक है, एक क्या होता है उपधातु। उपधातु क्या होते हैं, जिसमें कि धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु। उपधातु कौन कौन से, जैसे सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है, उसमें धातु के भी गुण है और अधातु के भी। ठीक है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, और टेलुरियम हो गया। ये सब क्या होते हैं, ये देखिए याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, उपधातु तत्व। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिलिकॉन क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु। तो आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन क्या होता है, उपधातु। इसमें धातु के भी गुण होते हैं और अधातु दोनों के ही गुण होते हैं। ठीक है, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक, ये सब क्या होते हैं, ये सब देखिए जितने नाम यहाँ पे दिया बस इतना ध्यान रखिए, इसी में से आ जाएगा। सबसे अधिक सर्वाधिक गैसीय तत्वों का वर्ग क्या है, तो देखिए गैसीय तत्व शून्य वर्ग में रखे गए। आप जानते हैं जो आवर्त सारणी है उसमें क्या है, जो गैसीय तत्व होते हैं वो शून्य वर्ग में रखे गए हैं। ठीक है, एक परमाणु तत्व क्या होता है, अक्रिय गैस है। एक परमाणु तत्व क्या होता है, जिसका एक परमाणु है वो तत्व कौन से है, वो है अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जियोन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, अक्रिय गैसें हैं। ये इनका क्या होता है, एक परमाणु होता है, इनका सिर्फ एक परमाणु तत्व होता है। ठीक है, देखिए अक्रिय गैसें याद रखिएगा, ये अक्रिय गैसें इंपॉर्टेंट है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, सुचालक धातु क्या है, चांदी। सुचालक मतलब जिसमें से विद्युत बहुत अच्छे से प्रवाह हो सकती है, इसमें विद्युत बहुत अच्छे से बह सकती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, चांदी होता है। सबसे अच्छा क्या होता है, चांदी। और विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है, तो वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट है। कुछ चीजों में इसमें अपवाद है, कभी कभी ये धातु कुचालक की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो देखिए अधातु, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, धातु क्या है, चांदी, अधातु क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है। तो आप अगर सही से नहीं पढ़े तो आप जो है, आपके ध्यान में आ गया ग्रेफाइट था, तो आप ग्रेफाइट लगा के आ जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या समझना है कि धातु पूछा है कि अधातु पूछा है। ठीक है, धातु पूछेगा तो चांदी, अधातु पूछेगा तो ग्रेफाइट। ठीक है, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, जिसका आयनन विभव सबसे ज्यादा है, वो क्या है, हीलियम है। और सबसे कम किसका है, सीजियम का। सबसे ज्यादा किसका है, हीलियम का, और सबसे कम किसका है, सीजियम का। क्या, आयनन विभव। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व, अधातु तत्व क्रियाशील क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन आपने कल पढ़ा था कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो क्या करता है, मतलब ये संयोजकता जल्दी से कर लेता है, ये क्या, क्रिया जल्दी से कर लेता है। ये सबसे क्रियाशील अधातु है फ्लोरीन। दूध में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। दूध में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम। देखिए जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व क्या है, मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो सबसे कम पाया जाता है। वायु का सबसे प्रमुख घटक क्या है, नाइट्रोजन है। याद रखिएगा, वायु का सबसे प्रमुख घटक हाइड्रोजन नहीं है, अरे सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन है। 71% तक नाइट्रोजन होता है, 71% तक नाइट्रोजन होता है, 21% इसमें ऑक्सीजन होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप पढ़े आपको लगेगा वायु, तो वायु से हम ऑक्सीजन लेते हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही होगी, कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, पृथ्वी की भूपर्ती मतलब क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशतता घटते क्रम में बताइए। तो देखिए पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जो उसका प्रपर्ती है, भूप्रपर्ती है, तो ऊपर वाली जो भाग है पृथ्वी का, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है,
ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर क्या पाया जाता है, सिलिकॉन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, ठीक है, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और फिर मैग्नीशियम। तो आपको ये क्रम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रम क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, आपको दे देगा कि भूपरिस्थिति में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, तो आपको यहाँ 20 से दे दिया, मान लीजिए ऑक्सीजन है, आपने याद किया सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और सबसे कम मैग्नीशियम, आपने ऐसे याद कर लिया। आपको यहाँ से दे दिया 4 ऑप्शन, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो अब आप कैसे लगाएंगे, अगर आपने सिर्फ ये और ये पढ़ के रखा है तो आप क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको याद करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए लास्ट में देखिए लाइन से कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये आपने याद कर लिया। लाइन से लोहा, फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये लास्ट का है। शुरू का क्या है, फिर यहाँ पे देखिए आयरन हो गया, आयरन है। शुरू में क्या है, ऑक्सीजन, आपको याद ही है। फिर सिलिकॉन और एल्युमिनियम, बस आपको याद करना है, ऐसे बहुत आसान है। देखिए आपको देखिए कैसे याद करना है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आपने लास्ट से 4 याद कर लिया। उस कैल्शियम से पहले क्या है, आयरन है, ठीक है, सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन। बस आपको 2 याद करने, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। आप इसको ऐसे लिख के 3-4 बार याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मानव शरीर में तत्वों की प्रतिशतता घटते क्रम में, तो देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कैल्शियम है। देखिए आप इसको रहने दीजिए, आप ये जरूर याद कर लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है क्रस्ट वाला, और आप अगर इसको याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसके शुरू के 3-4 याद रखिएगा। सबसे ज्यादा तो आपको पता ही होना चाहिए कि सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होता है, कार्बन, ठीक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम, ठीक है, ये याद हो गया आपको। फिर देखिए फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और लोहा, यहाँ से लोहा याद कर लीजिएगा कि सबसे कम जो है घटते क्रम में, ठीक है, प्रतिशतता घटते क्रम में। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा इसको, लास्ट के शुरू के 4 याद रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत टफ क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है इस तरह पूछ ले, वैसे जहां तक है आप बस ये वाला लेकिन आपसे आ सकता है, ठीक है, आप क्रस्ट वाला जरूर याद रखिएगा। अब देखिए यौगिक क्या होता है, यौगिक और मिश्रण पर, तो पहले आप देखिए यौगिक क्या होता है। यौगिक होता है कि वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बनते हैं, ठीक है, किससे बनते हैं, निश्चित अनुपात से। 2 या 2 से अधिक तत्व मिले हों लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिले हों, अनुपात जो है उनका निश्चित होना चाहिए। निश्चित अनुपात में वो लोग क्या कहें, रासायनिक संयुक्त, तो उससे क्या कहते हैं, यौगिक। जैसे देखिए जल, जल देखिए जल क्या होता है, H2O, तो इसमें हाइड्रोजन कितना मिला है, 2, ऑक्सीजन कितना मिला है, 1, एक निश्चित अनुपात है जल का। जल कैसे बना है, हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके जल बना है, लेकिन जल में इन दोनों की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। जल क्या होता है, आग बुझाने का काम आता है, ठीक है। देखिए जल लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आग को बढ़ाने का काम करते हैं, आग को ये बुझाने का काम नहीं करते। लेकिन आपका जल क्या करता है, आपको जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, फिर भी ये आग को बुझाने का काम करता है। तो जो यौगिक होते हैं ना, उनके जो प्रॉपर्टी होती है वो उनके जो तत्वों से मिलके बने उससे अलग हो जाती है, ठीक है। तो देखिए आप याद रखिएगा, अभी देखिए मिश्रण जब आप पढ़ेंगे तो आप, अगर आप इस चीज को ध्यान रख रहे हैं कि अब आप सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि इनका निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके बने, जैसे जल, चीनी, चीनी देखिए चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22 और ऑक्सीजन इसमें होता है 11। देखिए चीनी किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके। कार्बन कितना होता है, 12, हाइड्रोजन कितना होता है, 22 एंड ऑक्सीजन 11, ठीक है। तो ये इससे मिलके बने हैं, तो ये सब क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, तो इसको कहते हैं यौगिक, ठीक है। इससे लवण, शर्करा, अमोनिया, मीथेन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ये सब क्या है, यौगिक है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों
तत्वों तथा यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने पे जो मिश्रण बनता है उसको क्या कहते हैं, मिश्रण। अब देखिए यहाँ पे एक निश्चित अनुपात था, लेकिन यहाँ पे दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया गया था। लेकिन अब जब मिश्रण है तो उसमें क्या था, तत्व भी मिला सकते हैं या दो यौगिक मिला सकते हैं, जैसे चीनी और जल, चीनी और जल को मिला दे तो भी मिश्रण बनता है। हमने चीनी घोल के खाया होगा ना, सॉरी पिया होगा ना, पानी में चीनी डाल के आपने उसको घोल के पिया होगा, तो क्या चीनी भी यौगिक है, जल भी यौगिक है, दो यौगिक को आपने मिलाया तो क्या बन गया, मिश्रण बन गया, मिश्रण। चाहे तत्व को मिलाए चाहे यौगिक को मिलाए, किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात, आप कोई निश्चित अनुपात तो आपने लिया नहीं था कि 1 गिलास पानी है तो इसमें 4 चम्मच चीनी डाल, आपने चीनी अपने हिसाब से डाल ली, ठीक है, तो ये आपका निश्चित अनुपात नहीं होता, तो इसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब देखिए वायु क्या है, मिश्रण है, वायु मिश्रण है, क्या क्या वायु कैसे बना है, अनेक गैसों से मिलकर वायु बना है। पीतल क्या है, मिश्रण है। देखिए पीतल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा पीतल किससे बना है, देखिए तांबा और जस्ता को जब मिलाते हैं तो पीतल बनता है, ठीक है, पीतल किससे बना है, तांबा और जस्ता को मिलाने से पीतल बना है। पेट्रोलियम से इसके विभिन्न अवयवों को किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो देखिए प्रभाजी आसवन विधि करते हैं, तो जो पेट्रोलियम होता है उससे अलग अलग अवयव प्राप्त होते हैं ना, तो पेट्रोलियम कौन सी विधि होती है, आपको पता होना चाहिए, प्रभाजी आसवन विधि, ठीक है। पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, दूध एवं ग्लूकोज में कौन से यौगिक है, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, दूध और ग्लूकोज में यौगिक कौन सा है, यौगिक देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज यौगिक होता है। यौगिक क्या होता है कि जिसमें एक निश्चित अनुपात में मिलके बना हो, ठीक है, वो क्या होता है, यौगिक होते हैं। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, ठीक है। देखिए ग्लूकोज आपको पता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, C6H12 और O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज। तो यहाँ देखिए ये ग्लूकोज क्या है, यौगिक है, इसका क्या है, एक निश्चित अनुपात में मिलके बना है। अब देखिए मिश्रणों के पृष्ठकरण, मतलब मिश्रणों को अलग करने की विधियां क्या क्या है, मतलब देखिए मिश्रण को अलग करना है, पृष्ठकरण में अलग करना है, तो उसके लिए क्या होता है, क्रिस्टलन कर सकते हैं, आसवन कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं, प्रभाजी आसवन, भाप आसवन, ये सब विधि होती है, ठीक है, इसको अलग करने की। तो देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन में आ जाता है कि मिश्रण को अलग करने की विधि क्या क्या है। तो देखिए 4-5 विधि दी है, याद कर लीजिएगा। एक तो क्रिस्टलन करके, ठीक है, उसके क्रिस्टल को अलग कर दें, उससे अलग कर सकते हैं। एक आसवन से, एक ऊर्ध्वपतन, ऊर्ध्वपतन आप जानते हैं डायरेक्ट क्या होता है, गर्म करे तो वो द्रव जो है वो जो है ठोस जो है सीधा गैस में बदल जाता है, ठीक है। प्रभाजी आसवन और भाप आसवन, ये विधियां भी आपको याद कर लीजिएगा। किस प्रक्रिया के द्वारा साधारण जल से आसुत जल बनाया जाता है, तो आसवन विधि, आसवन विधि से क्या होता है, साधारण जल से आसुत जल बनाया जाता है, ठीक है। क्या है, आसवन विधि से, ठीक है। देखिए जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अधिक अंतर हो तो उनके मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग करेंगे, आसवन विधि से। आसवन विधि से कब, जब जैसे दो द्रव है, ठीक है, और दो द्रवों का मिश्रण है और उनको अलग करना है, तो अगर उनके क्वथनांक बहुत ज्यादा अंतर है, मतलब एक का क्वथनांक बहुत ज्यादा है, इसका क्वथनांक कम है, तो इसको अब अलग करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आसवन विधि। क्या आपको इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं कि आसवन विधि क्या होती है, कैसे अलग करेंगे, आपको इतना नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए कि आसवन विधि से अलग कर सकते हैं, ठीक है। नौसादर और नमक के मिश्रण को अलग करना है तो कैसे करेंगे, ऊर्ध्वपतन, ऊर्ध्वपतन सब्लिमेशन, इसमें क्या होता है, देखिए गर्म करने पर बिना द्रव में बदले वाष्प में बदलने की क्रिया को ये कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। मतलब अब नौसादर है और नमक है, उसको अलग करना है, तो ऊर्ध्वपातन करेंगे तो क्या होगा कि डायरेक्ट क्या होगा, द्रव, देखिए द्रव वाली फॉर्म नहीं आती, ऊर्ध्वपतन में क्या होता है कि द्रव्य वाली फॉर्म नहीं आती, ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है, गैस में, ठोस जो होता है वो गैस में बदल जाता है।
तो देखिए ये हमारी आज की क्लास हो गई और अब हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो कल पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपको क्लास कैसे लग रही है मुझे बता दिया करिए जरूर। अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो मुझे एक बार कमेंट में बता दिया करिए कि मैम क्लास अच्छी या फिर नहीं अच्छी लग रही है या कुछ और डिटेल में समझाएं। देखिए डिटेल में इसलिए नहीं आते ना क्योंकि आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ने नहीं बचे हैं। ठीक है, जितना देखिए समझाना होता है वो हम समझा, आपको क्या करना है, आप जो है एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो ये हम एग्जाम के बाद इसकी एकदम डिटेल से वीडियो अगर आप कहेंगे तो बना देंगे सारे टॉपिक की, लेकिन अभी आपको एग्जाम आपका बहुत पास में आए। ठीक है, क्योंकि डेट देखिए कभी भी आ जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कि डेट आ गई और आप इंतजार करते हैं डेट आ जाए तब पढ़े। डेट तो कभी भी अनाउंस हो जाएगी कि कल आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम आपकी डेट आ गई कि हाँ सितंबर में ही है। ठीक है, तो आप अभी पहले से एकदम तैयार रहिए, जितना जल्दी से जल्दी वो कोर्स खत्म करिए और उसको रिवाइज करते रहिए। आप अपने तरफ से पूरी तरह से तैयार रहिए। ठीक है, तो देखिए आप मुझे प्लीज रिव्यू जरूर दीजिएगा, मुझे फीडबैक दिया करिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।